नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार चुनाव के बाद से असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM लगता है कि सब पूरी जो भारतीय राजनीति उसके केंद्र में आ गई है। और केंद्र में आना उसका इससे भी दिखता है कि ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है हिंदुस्तान में जो उन पर निशाना न साध रही हो, जो उन पर आलोचना उनकी न कर रही हो। चाहे लेफ्ट हो, सेंटर हो या राइट हो, हर तरफ की राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता उन पर आक्रमण कर रहे हैं। और ये बताता है कि जो नेता अभी तक पेरीफरी में था, किनारे पड़ा हुआ था, हालांकि ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी की उपेक्षा हो रही हो या वो अपनी उपस्थिति दर्ज न करा पा रहे हों। हर मौके पर उनकी आवाज़ सुनी जा सकती थी और सुनना चाहते थे लोग, और जो मीडिया है उनको भी ओवैसी की ज़रूरत थी और इसलिए लगातार वो उनको दिखाते थे, उनको डिबेट का हिस्सा बनाते थे। तो ओवैसी की जो स्थिति पहले थी वो तो थी, लेकिन बिहार चुनाव में उनकी पार्टी ने जैसे ही एक अच्छी सफलता अर्जित की, और सफलता से ज़्यादा उन्होंने दूसरे जो दल हैं उनकी विफलता की कहानी लिखने में मदद की, वो उन्होंने उसकी वजह से उनकी एक नई इम्पोर्टेंस उभर कर सामने आई है और उसने एक खतरा पैदा किया है पूरी भारतीय राजनीति में, जिसको लेकर चिंताएं भी हैं और इसीलिए उनकी आलोचना और भी तीखी होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उनको निशाना बनाती रही है और निशाना बनाएगी भी, क्योंकि उसकी राजनीति के हिसाब से ओवैसी बहुत मुफीद हैं। उन्हें बीजेपी नेताओं को एक ओवैसी चाहिए जिसे वो जिन्ना की शक्ल में सामने रख सकें हिंदुओं के, और उसका खतरा बता सकें। उनकी पार्टी को आधार बनाकर वो जो हवा खड़ा करना है मुस्लिम अलगाववाद का या मुसलमानों के बारे में संदेह के बादल गहराने हैं, तो वो इसके लिए ये कोशिश कर सकते हैं और इसलिए करते रहे हैं और ओवैसी को निशाना इसीलिए बनाते रहे हैं। और ओवैसी एक तरह से इस मामले में उनकी पसंद भी रहा है। ओवैसी भी यही करते रहे हैं। ओवैसी की भी अहमियत इसीलिए बनी, मुसलमानों के बीच उनकी जो लोकप्रियता बनी उसकी वजह भी यही थी कि वो बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल सख्ती से खड़े थे और ऐसा दिखता था, और बीजेपी पर आक्रमण करते थे, तीखे आक्रमण करते थे। और चूंकि पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, तो बहुत ही हाजिर जवाबी के साथ वो अपनी बात रखते थे और उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, इसलिए वो मकबूल भी होते चले गए मुसलमानों के बीच में। लेकिन ये जो दो ध्रुव खड़े हुए हैं भारतीय राजनीति में, खड़े हो रहे हैं बल्कि, इसने जो भारत की जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स है, जो सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स है और जो सेकुलर पॉलिटिक्स है, उसको थोड़ा सा विचलित कर दिया है और थोड़ा सा परेशान हैं इस पूरी धारा के नेता और पार्टियां, और वो ओवैसी पर आक्रमण कर रही हैं, क्योंकि ओवैसी का रोल एक खतरनाक किस्म से बढ़ता जा रहा है, जो कि मुसलमानों को भी मुख्य धारा से अलग कर सकता है और बीजेपी को लगातार मदद कर सकता है। बीजेपी शायद बिहार में सत्ता में ना आती अगर ओवैसी की पार्टी ने उस तरह का रोल वहां प्ले न किया होता। तो ये जो बिहार में हुआ है, वही मध्यमार्गी दल, वही सेकुलर पार्टी अब बंगाल में होते हुए देख रहे हैं। उनको आशंका है, उन्हें यह भी आशंका है कि उत्तर प्रदेश में जब वो चुनाव लड़ेंगे तो वहां भी इसी तरह के घोल खिला सकते हैं। इसके पहले महाराष्ट्र में भी उन्होंने अपनी पार्टी को सफलता दिलाई है। तो एक समय जो ओवैसी किनारे पड़े हुए दिखाई देते थे, अब उनकी पार्टी को जगह जगह थोड़ी थोड़ी सफलताएं मिलने लगी हैं और इसकी वजह से उनका जो महत्व भारतीय राजनीति में बढ़ता दिख रहा है। लेकिन उनका प्रभाव, उनका कद का बढ़ना दरअसल भारतीय राजनीति के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो भारतीय राजनीति में एक तरह से विभाजन की राजनीति को बढ़ावा देने वाली है, एक ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने वाली है। बेशक ओवैसी ऐसा न मानते हो, बेशक ओवैसी अपने तरह से कहते हो कि वो तो मुसलमानों के मुद्दे चूंकि कोई दूसरी पार्टियां नहीं उठा रही हैं उनको उठा रहे हैं, और काफ़ी हद तक उनकी बात सही भी हो सकती है कि
जो दल अपने को धर्मनिरपेक्ष दल कहते थे, वो मुसलमानों के साथ उस तरह से खड़े नहीं हो पाए, उस तरह से उनके विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए काम नहीं कर पाए, और इसलिए उनका मोह भंग धीरे धीरे होता गया और वो अब असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी जैसे लोगों के खेमे में जाने को तैयार हो रहे हैं, क्योंकि वही मुसलमान अभी तक मुख्य धारा की पार्टी के साथ जुड़े होते थे, उसी में अपने लिए नेतृत्व तलाशते थे, उसी में अपने लिए प्रतिनिधित्व देखते थे और उन्हीं के जरिए अपनी ज़रूरियात को रेखांकित करने की कोशिश करते थे, अभिव्यक्त करने की कोशिश करते थे। तो वो जो एक पूरा मुस्लिम समाज है, मुस्लिम मतदाता हैं, इन दलों से जुड़े हुए थे, वो इनसे छिटक रहे हैं। और छिटकने का अर्थ ये है कि एक नई तरह की राजनीति उससे पैदा हो रही है जो आगे चलकर एक ऐसी राजनीति को जन्म दे सकती है जो कि भारतीय लोकतांत्रिक समाज के लिए कोई सुखद नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ओवैसी पर तमाम दल हमले कर रहे हैं तो उसकी एक ठोस वजह है, एक ठोस चिंता है उनकी। आप इसको घबराहट भी मान सकते हैं कि वो घबराए हुए हैं कि कहीं उनका ही राजनीतिक आधार चौपट ना हो जाए ओवैसी की राजनीति से। लेकिन इससे बड़ा और बृहत्तर सवाल भारतीय राजनीति का है कि ओवैसी इनका आधार चौपट करेंगे, लेकिन किसका आधार बढ़ाएंगे। साफ है कि जब भी ओवैसी सफल होते हैं तो फायदा ज्यादा बीजेपी का होता है, ना कि किसी और दल का। तो बीजेपी के फायदा होने का मतलब है एक खास तरह की सांप्रदायिक फासीवादी राजनीति का मजबूत होना। तो ओवैसी का जो फैक्टर है वो भारतीय राजनीति में इस तरह से उभर कर आ रहा है और बहुत सारे लोग इसीलिए उनको जिन्ना कहने लगे हैं। अभी हाल में मुनव्वर राणा जो शायर हैं उन्होंने उनको जिन्ना कहा और दूसरे भी कई हलकों से उनको कल का जिन्ना के रूप में देखा जाने लगा है। तो जिन्ना की जो बंटवारे की राजनीति थी, जिसमें वो मुसलमानों को हिंदुओं से डराकर, हिंदुओं की राजनीति से डराकर और इसीलिए कांग्रेस से भी हटाकर, जो कि मुख्य धारा की पार्टी होती थी, जो मुसलमानों के साथ चलने की और मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात करती थी, उससे भी तोड़कर अलग ले गए और मुस्लिम लीग की तरफ ले गए। और मुस्लिम लीग ने फिर जो भूमिका अदा की भारत के विभाजन में, वो हम सब जानते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत विभाजन के लिए अकेले जिन्ना या मुस्लिम लीग जिम्मेदार थी, बल्कि उस समय की जो दूसरी दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी ताकतें थीं उनकी भी भूमिका थी और बराबर की भी भूमिका थी और उससे ज़्यादा भी भूमिका हो सकती है। हमें एक खलनायक बनाना था, इसलिए हमने जिन्ना को बना लिया, लेकिन दूसरे खलनायक भी थे जिनकी चर्चा होनी चाहिए थी। बहरहाल विभाजन की जो पटकथा उस समय लिखी जा रही थी वो एक पटकथा कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में फिर से बनने लगे। हालांकि विभाजन की, बंटवारे की कोई आशंका दूर दूर तक नहीं दिखती, लेकिन आंतरिक रूप से जब विभाजित होगा तो उसमें बहुसंख्यक समाज का वर्चस्व कायम हो जाएगा और अल्पसंख्यक समुदाय, जैसा कि आज भी महसूस कर रहे हैं कि उसको हाशिए पर धकेला जा रहा है, उसको उसके मत का जो कीमत है, जो मत का महत्व है, वो लगातार घटता जा रहा है। ना वो उसको प्रतिनिधित्व विधानसभाओं में मिल रहा है, ना संसद में मिल रहा है, ना मंत्रिमंडलों में मिल रहा है। तो धीरे धीरे अपनी आबादी के हिसाब से जो उसे हासिल होना चाहिए उससे बहुत कम मिल रहा है और ये धीरे धीरे और भी कम होता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति एक्सक्लूड करने की राजनीति है, उनको बाहर करने की राजनीति है और इस बाहर करने की वाली राजनीति में वो कामयाब हो रही है पूरी तरह से। ऐसे में जब ओवैसी जैसे आदमी, नेता सक्रिय होते हैं तो बीजेपी के लिए ये काम और भी आसान हो जाता है, क्योंकि वो अब विभाजन, जिन्ना, बंटवारा, खून खराबा, ये तमाम जो राष्ट्रवाद के, जो तथाकथित राष्ट्रवाद के जो भय हैं वो खड़े करके अपनी गोटी लाल करती है। तो वो करना शुरू कर चुकी है, काफ़ी पहले से कर रही है और अब इस तरह से जब जितना ओवैसी कामयाब होंगे उतना बीजेपी की कामयाबी के आसार बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इसी तरह से जुड़े हुए हैं। दोनों एक तरह की राजनीति करते हैं, दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपी हैं। एक तरह से देखा जाए, चाहे वो, हालांकि वो हिंदू की राजनीति करते हैं या मुसलमान की राजनीति करते हैं, लेकिन दोनों की राजनीति का रंग ढंग
एक ही है। दोनों अपने अपने धार्मिक समुदायों को डरा कर इकट्ठा करते हैं, गोल बंद करते हैं दूसरे धर्मों के खिलाफ। तो दोनों की राजनीति एक ही तरह की है। ऐसे में ओवैसी की ये राजनीति कब तक चल पाएगी, ये देखने की बात है। अब चूंकि वो घिर गए हैं, वो खुद मानते हैं कि वो उन्हें अब अछूत माना जाने लगा है भारतीय राजनीति में। कोई भी दल उनके साथ जुड़ना नहीं चाहता। बिहार में भी वो चाहते थे महागठबंधन का हिस्सा बन जाए। महागठबंधन उनको अपने साथ नहीं रख सकता, नहीं रखना चाहेगा कोई भी, क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही ओवैसी किसी पार्टी या गठबंधन से जुड़ेंगे, उसकी भी छवि भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी के रूप में प्रचारित कर देगी और उसके लिए हिंदुओं का वोट मिलना, उनका विश्वास जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ओवैसी जैसे लोग भारतीय समाज में अछूत ही बनकर रहेंगे, क्योंकि वो उस तरह की राजनीति कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी होगा कि ओवैसी को अपनी राजनीति बदलनी पड़ेगी। उन्हें ज्यादा अपनी राजनीति को एक धार्मिक समुदाय से हटाकर ज्यादा विस्तृत करना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि वो केवल मुसलमानों के नेता नहीं हैं। हालांकि अपने रंग ढंग से, पहनावे से और जिन मुद्दों को वो उठाते हैं, उनसे एक खास तरह की छवि उनकी बन गई है और उसको तोड़ पाना अब उनके लिए असंभव जैसा है। इसीलिए उनकी जो राजनीति है वो धीरे धीरे सिकुड़ती जाएगी। अब देखिए कि तेलंगाना में जो हैदराबाद के जो स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, उसमें टीआरएस ने उनको बाहर कर दिया। उनके साथ कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि वो जानती है कि बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा और वो साफ कर सकती है। तो इसी तरह से दूसरे दल भी उसका साथ छोड़ेंगे और मुसलमानों की इतनी आबादी नहीं है कि उसके बल पर ओवैसी कोई बड़ी और लंबे समय की राजनीति कर सके, क्योंकि 14% की आबादी और उसमें सारे के सारे मुसलमान भी अगर ओवैसी के समर्थक हो जाएं, तब भी कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं बना सकते, क्योंकि वो बटे हुए हैं कंस्टिट्यूंसी में। देश में कुल 30-40 कंस्टिट्यूंसीज होंगी जहां पर मुसलमानों की आबादी ऐसी है जहां पर वो निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ओवैसी की राजनीति बहुत दूर तक नहीं जाने वाली है। और अगर ये मध्य मार्गी और वामपंथी दल एकजुट हो गए, तब तो उनके लिए और भी मुश्किलें हो जाएंगी। मुश्किल अभी इन दलों के साथ यही हो रही है कि वो आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। इसलिए ओवैसी को एक खुला मैदान मिला हुआ है और बीजेपी को उसका फायदा मिल रहा है। लेकिन ये भय, ये डर, ये आशंकाएं चूंकि अब महसूस कर रहे हैं मध्यमार्गी दल और वामपंथी दल, इसलिए उनके खिलाफ एकजुटता का अभियान चल सकता है। और वैसे में ओवैसी की राजनीति का एक राजनीति एक अंधे मोड़ पर पहुंच सकती है, जहां से उनको आगे जाना मुश्किल होगा। तो ओवैसी को अब अपनी राजनीति का पुनराविष्कार करना पड़ेगा, री इन्वेंट करना पड़ेगा। उन्हें देखना पड़ेगा कि कैसे वो अपनी राजनीति को नया रूप दे सकते हैं, क्योंकि अगर इसी ढंग से वो चलते रहे तो एक दिन वो एक डेड एंड पर पहुंच जाएंगे, जहां से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। और एक खतरनाक किस्म की जो राजनीति वो कर रहे हैं, वो उसी समुदाय के लिए सबसे घातक होगी जिसका नेता बनने का वो दावा करते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व करने का वो दावा करते हैं। भले ही वो इसे स्वीकार ना करें, लेकिन एंड रिजल्ट जो उसको बोलते हैं वो यही होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी ओवैसी के घिरने पर मेरी वीडियो रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।